classes. तो नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे हम लोग एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की। एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं कि एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। जो एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं वो यूकैरियोट्स हैं और विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स दो तरह के हैं बेसिकली। कौन कौन है? तो कुछ एनिमल्स हैं यूनिसेलुलर, एनिमल्स एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल्स को, चूंकि ये यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इन्हें हम रखते हैं, यानी विटाकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर एनिमल्स को कहां रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी इसको कहते हैं मेटाजोआ, इनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया को कई सारे फाइला में क्लासिफाई किया गया है, जबकि प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले जो एनिमल्स हैं, अर्थात जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एनिमल्स हैं, उन्हें हम रखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में। फाइलम प्रोटोजोआ। अब हमें पहले प्रोटोजोआ को समझ लेना है, फिर हम बात करेंगे मेटाजोन्स की, यानी किंगडम एनिमेलिया की। सो स्टूडेंट, पहली बात, ये जो प्रोटोजोआ, प्रोटोज, it means primitive, and zoons means animals। ये ऐसा फाइलम है जिसमें प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स आते हैं, यानी इससे यह स्पष्ट हो गया कि एनिमल्स भी जब इवॉल्व हुआ तो सबसे शुरुआत के एनिमल्स यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट्स थे। जब उनका जो कैरेक्टराइजेशन है वो एनिमल जैसा हुआ। ये प्रोटोजोन्स में अगर आज तक स्टडीड का डिटेल देखें तो लगभग इसमें इंक्लूड है 50,000 स्पीसीज एनिमल्स के, जिनमें से लगभग 30,000 स्पीसीज प्रेजेंट है और 20,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट है। इस प्रोटोजोआ के स्टडी को कहते हैं हम लोग प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोन्स का स्टडी मीन्स प्रोटोजोलॉजी।
प्रोटोजोआ को सबसे पहले स्टडी किया, फर्स्ट स्टडीड बाय, ये सबसे पहले स्टडी किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने इसका स्टडी किया 1677 में सबसे पहली बार। और ये जो नाम प्रोटोजोआ है, यानी प्रोटोजोआ टर्म प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ शब्द दिया गोल्डफश ने। टर्म प्रोटोजोआ गोल्डफश ने दिया। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात करनी है कि ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं, जो दुनिया में एनिमल का रूप सबसे पहले लिए, जिन्हें हम फाइलम प्रोटोजोआ में रखते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं? तो आइए हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स के कैरेक्टर्स की। फाइलम प्रोटोजोआ, हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात अभी चर्चा हो रही थी कि इस फाइलम में आने वाला जो एनिमल्स है, ये कैसा है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स क्या है? ये एनिमल्स है। दूसरी बात, ये बड़ी डाइवर्सिटी है इस फाइलम के एनिमल्स में। बहुत सारे एनिमल्स फ्री लिविंग भी हैं, बहुत सारे फ्री लिविंग हैं, एक्वेटिक है, जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाले को हम लोग कहते हैं लिम्नोबार्टिक। लिम्नोबार्टिक मतलब इन फ्रेश वाटर। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जो मरीन होते हैं। एंड होलोबार्टिक, होलोबार्टिक मतलब जो समंदर में रहने वाले हैं, यानी मरीन हैं। जबकि बहुत सारे दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स में पैरासाइट्स हैं। एंड पैरासाइट्स, तो जाहिर सी बात है प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप्स हैं। अब सवाल है कि बहुत सारे प्रोटोजोन्स को आप अगर उसके बॉडी फॉर्म को देखें तो आप उसे एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल हाल्फ में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसको हम एक से ज्यादा प्लेन से बॉडी को दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, उसे के लिए हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री, या फिर अमीबा है, एंट अमीबा है, ये सब कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनका बॉडी का शेप ही वेरिएबल होता है। चूंकि इनके बॉडी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, तो आप इसे दो इक्वल हाल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जिन एनिमल्स के बॉडी को दो इक्वल हाल में डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसके लिए टर्म देते हैं एसिमेट्री। तो ये रेडियल सिमेट्री भी हो सकता है इस फाइलम के एनिमल में, और इसका बॉडी एसिमेट्रिकल भी होता है। जहां तक बात स्टूडेंट ये कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है, तो यूनिसेलुलर है और एनिमल्स है, तो जाहिर सी बात है इसका जो बॉडी वॉल होगा वो बॉडी वॉल क्या होगा? प्लाज्मा लेम्मा, जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
हाँ, उसके ऊपर किसी किसी में कैल्केरियस शेल होते हैं, किसी किसी में पेलिकिल का लेयर होता है। तो कैल्केरियस शेल्स एंड पेलिकिल में present on the body surface। अब सवाल है कि ये जो प्रोटोजोन्स हैं, चूंकि एनिमल है और खाने की जरूरत तो है इसे, तो ये कैसे न्यूट्रिशन लेता है? तो न्यूट्रिशन में तो हम समझ गए ये न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफिक में ये बाहर से फूड लेता है, यानी दूसरों पर फूड के लिए डिपेंड होता है। तो ये इसमें फूड ये लिक्विड भी लेता है और सॉलिड भी लेता है। सो स्टूडेंट, अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो जो फ्री लिविंग है वो जब डिजॉल्व फूड एब्जॉर्ब करता है तो उसको कहते हैं हम लोग पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग। जब ये सॉलिड फूड लेता है तो हम इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग। ईटिंग मतलब खाता है, और ये खाता किससे है? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और जो पारासाइट होता है उसमें तो पारासाइटिक मोड होता है। दोस्त, ये इनटेक फूड, ये इनटेक फूड होता है बाय द जनरल बॉडी सरफेस। फिर जब ये खा लेता है तो डिजॉल्व फूड लेता है तो डाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सॉलिड फूड लेता है तो इसमें डाइजेशन होती है। और डाइजेशन जो होती है, ये डाइजेशन चूंकि एक सेल का ही बॉडी है, इसलिए डाइजेशन सेल के अंदर ही हुआ, अर्थात इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर होता है, पर एक खास सिस्टम होती है इसमें जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल के चारों तरफ से लाइसोसोम एग्रीगेट होते हैं, जिनसे रिलीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड का डाइजेशन करते हैं। सो इंट्रासेलुलर बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल, या इसको कहते हैं हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स in the food vacuole। स्टूडेंट्स, हम लोगों के डाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि हमारे और इसके डाइजेशन में क्या सिमिलरिटी है। तो ऐसे अगर हम देखें, डाइजेशन का पोजीशन तो अपन लोगों में क्या है, सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, दैट इज विद इन द एलिमेंट्री कैनाल। पर इसमें तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन हाँ, एक सिमिलरिटी है, जैसे हमारे में डाइजेशन एक्टिवली जब शुरू होता है स्टमक से, तो स्टार्टिंग स्टमक का मीडियम एसिडिक है, और लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में डाइजेशन जहां कंप्लीट होता है हमारा, वहां का मीडियम एल्कलाइन है। ठीक ऐसे ही
इन प्रोटोजोन्स में, जैसे अमीबा में, जब डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड वैक्यूल के अंदर, उस समय फूड वैक्यूल का मीडियम एसिडिक होता है, यानी डाइजेशन स्टार्ट्स इन एसिडिक मीडियम। और जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तब तक वो मीडियम अल्कलाइन हो जाता है। तो एक चीज सिमिलरिटी हुआ ना, हमारे में भी स्टार्ट होता है एसिडिक मीडियम में और कंप्लीट होता है वहां जहां मीडियम अल्कलाइन होता है। यहां पर फूड वैक्यूल वही है, लेकिन डाइजेशन के स्टार्टिंग में उस वैक्यूल का मीडियम एसिडिक और लास्ट में उसका मीडियम अल्कलाइन हो जाता है। तो ये सिमिलरिटी है कि स्टार्ट होता है डाइजेशन एसिडिक मीडियम में और कंप्लीट होता है इन अल्कलाइन। डाइजेशन के बाद हमें पता है न्यूट्रिशन का फेज हमारे में हमने बात करी थी, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत क्या है, तो सेल के अंदर ही है। जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होंगे वो फूड वैक्यूल से रिलीज होंगे, प्रोटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे। और हमें पता है कि यूकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जिसे अपन कहते हैं साइक्लोसिस। इस साइक्लोसिस के वजह से, ये ध्यान रहे, साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट है और ये यूकैरियोट्स में होता है। तो इस साइक्लोसिस के वजह से जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है ये पूरे प्रोटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं और फिर एसिमिलेशन होता है, अर्थात उस प्रोटोप्लाज्म में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, कंजम्पशन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्टेज बच जाते हैं प्रोटोजोन्स में भी, और वो प्रोटोजोन्स में जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स बच जाते हैं उनका रिमूव आउट भी इनके जनरल बॉडी सरफेस से होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेंगे, जैसे ये अमीबा है और इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फूड वैक्यूल है, ये डेब्रिस है, ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। तो जब ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है तो ये फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है और यहां पर ये डिसॉल्व होते हैं एंड दैट विल रिमूव्ड आउट। सो एजेशन, डिफेशिएशन यानी इवैक्यूएशन भी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जनरली जो प्रोटोजोन्स हैं वो तो हेटेरोट्रॉप्स हैं, चाहे वो सैप्रोबायोन्ट्स हो that absorb dissolved food from the decomposed vegetations, या होलोजोन्स हो, होलोजोन्स मीन्स टेक सॉलिड फूड, या फिर जो पैरासाइट्स हैं जो फूड अपने होस्ट से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स में एक से ज्यादा तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, और जिनमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एक से ज्यादा होता है उसे हम मिक्सोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना जिसे हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट के जैसे यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होते हैं, और एनिमल के बाकी कैरेक्टर्स में एनिमल जैसा है, जैसे प्लाज्मा लेम्मा पेलिकिल है उसका वाल, और सारे बिहेवियर प्रोटोजोन्स जैसे हैं। उनमें होलोबायोटिक भी होता है, यानी सॉलिड फूड भी लेता है, और वो डिकम्पोज वेजिटेशन से भी फूड एब्जॉर्ब करता है। तो हुआ ना इसमें एक से ज्यादा तरह का न्यूट्रिशन। इसीलिए यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, और ये कई तरह का न्यूट्रिशन है, इसलिए हम इसे मिक्सोट्रॉप कहते हैं। तो यूग्लिना एक मिक्सोट्रॉपिक एनिमल्स है, या कहिए कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल के बीच का। अब हम प्रोटोजोन्स के अगले कैरेक्टर पर बात करते हैं। ये तो हो गया इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, तब बात होती है इसके रेस्पिरेशन की। अब मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और यह बात भी हो चुकी है कि रेस्पिरेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, विदाउट इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन होता है, तो अपन बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बहुत सारे प्रोटोजोन्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है या ऐसे जगह पर है जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
और बहुत सारे को ऑक्सीजन मिलता है, उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें एरोबिक भी रेस्पिरेशन होता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन उसके अंदर जाना चाहिए और CO2 अंदर से बाहर रिलीज होना चाहिए। अब वो कहां से होगा? हमारे लोगों में तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ये होता है बाय द जनरल बॉडी सरफेस। तो इस तरह इसका कैरेक्टर है कि प्रोटोजोन्स में रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं अपन इसमें एस्पिरेशन की। तो स्टूडेंट्स, एस्पिरेशन जो एस्पिरेटरी वेस्टेस हैं, ये भी इनके जनरल बॉडी सरफेस से रिलीज होते हैं, यानी ये भी होता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। और मोस्टली जो प्रोटोजोन्स हैं उनका चीफ एस्पिरेटरी वेस्ट होता है अमोनिया। तो जिसका हमें पता है 11th क्लास में भी याद कीजिए उस समय को कि जिसका चीफ एस्पिरेटरी वेस्ट अमोनिया होते हैं उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। जिस एनिमल का चीफ एस्पिरेटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है अपन उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। और जिसका चीफ एस्पिरेटरी वेस्ट यूरिया होता है जैसे हम इंसानों का, तो उसे हम यूरियोटेलिक कहते हैं। तो ये जो प्रोटोजोन्स है ये बेसिकली क्या है? अमोनोटेलिक है। ये क्या है? अमोनोटेलिक है। अब आइए, एस्पिरेशन के बाद हमें इसमें एक बात और भी होती है, और ये बात बड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हालांकि ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बॉडी में अगर जरूरत से ज्यादा पानी आ जाए तो उसको बाहर रिमूव आउट होना है। अब बहुत जरूरत से ज्यादा पानी, बहुत पानी आने का चांस किसमें है? जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटोजोन्स हैं। जो प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं उनमें चूंकि फ्रेश वाटर बाहर का पानी उनके प्रोटोप्लाज्म के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो बाहर का पानी, जो बाहर का फ्रेश वाटर है, वो उसके प्रोटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है। तो बाहर से पानी उसके बॉडी में लगातार आता रहता है, जैसे फ्रेश वाटर अमीबा में। तो जब लगातार आता रहता है तो जरूरी है कि पानी जो अंदर आ रहा है वो जरूरत से ज्यादा अंदर ना रहे, वरना ये फट सकता है। इसलिए वो एक्सेसिव वाटर बाहर रिलीज भी होता रहता है, और उसके लिए इसमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर किसी प्रोटोजोन में एक है, एक या दो रहता है, तो जिसमें एक है, जैसे अमीबा है, अमीबा है, इसका तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन ये स्यूडोपोडिया है। तो जिधर स्यूडोपोडिया, ये न्यूक्लियस है, जिधर स्यूडोपोडिया ये अमीबा उधर मूव करता है। तो जिधर मूव करता है वो उस समय का उसका इंटीरियर एंड कंसीडर करेंगे, और उसका अपोजिट पोस्टेरियर यानी टेलिंग एंड है। सो अगर इसमें एक स्यूडोपोडिया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो स्यूडोपोडिया के अपोजिट साइड में रहेगा, यानी टेलिंग एंड पे रहेगा। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में हमेशा पानी का स्टोरेज होता है। जब पानी स्टोर होता है इसमें, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का साइज बढ़ता है। जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो उसे अपन कहेंगे डायस्टोलिक फेज है इसका। और जब उसमें पानी भर जाता है तब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस पानी को फोर्स करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट। तब ये कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, ये
कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का सिस्टोलिक फेज है। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल होने के लिए इस जगह एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, और जब यहां एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है तो इसके लिए एनर्जी जो सेल के अंदर देने वाला है, हम जानते हैं सभी कि उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के सराउंडिंग में माइटोकॉन्ड्रियल कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जैसे कि पैरामीशियम, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक नहीं बल्कि दो होता है। तो एक जब होता है तो पीछे के एंड पर रहेगा ही, लेकिन अगर दूसरा जिसमें है तो उसके आगे के एंड पर होगा। एक पीछे, एक पोस्टेरियर साइड में पहला, तो दूसरा जिसमें होगा वो एंटेरियर साइड में होगा। और पैरामीशियम फ्रेश वाटर में रहने वाला है, उसमें माउथ जैसी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पानी ज्यादा जाता है, और इसलिए उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की फंक्शनिंग भी ज्यादा है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के सराउंडिंग में उसमें छोटे छोटे कैनाल्स होते हैं जो रेडियल कैनाल्स कहलाते हैं, वो पानी को स्टोर करते हैं, पहले पानी को कलेक्ट करते हैं और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में डालते हैं। पैरामीशियम में जो दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, वो एक तो पोस्टेरियर हो गए, एक एंटेरियर रीजन में हो गए, लेकिन वर्क अल्टरनेटली करते हैं। जब एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डायस्टोलिक फेज में रहता है तो दूसरा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टोलिक फेज में रहता है। सो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत उन्हीं प्रोटोजोन्स में है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब यहां से हम थोड़ी समझने की बात करें ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर हम किसी फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा, जो नदी में तालाब में रहने वाला अमीबा है, उसे समंदर के पानी या पानी में नमक घोल कर रखते हैं, यानी वो रहने वाला कहां का था, जेनेटिकली एडेप्टेड कहां के लिए था, फ्रेश वाटर के लिए, जो हाइपोटोनिक था उसके प्रोटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। जब वो हाइपोटोनिक में रहने वाला था उस समय उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल था। पर जब हम फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स को मरीन वाटर में रख देंगे, सी वाटर में रख देंगे, सलाइन वाटर में रख देंगे, तो बाहर का पानी कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक, उसके प्रोटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में। अब बाहर का पानी हाइपरटोनिक हो जाएगा तो अंदर से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को पानी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अंदर का पानी पूरे जनरल बॉडी सरफेस से बाहर हो जाएगा जो भी एक्सेसिव है। अर्थात अगर हम फ्रेश वाटर अमीबा को मरीन वाटर में ट्रांसफर करते हैं तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल खत्म हो जाता है, डिसअपीयर्ड हो जाता है। लेकिन चूंकि वो जेनेटिकली एडेप्टेड है फ्रेश वाटर के लिए, इसलिए जब फर्दर आप उसे रिटर्न बैक लाएंगे फ्रेश वाटर में तो उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फिर से रीअपीयर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर जो प्रोटोजोन जो अमीबा मरीन वाटर के लिए, समंदर के लिए अडेप्टेड है, उसे जब आप मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में लाओगे तो उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप करने की जेनेटिक एबिलिटी नहीं है, और इतना इमीडिएट ये एबिलिटी डेवलप भी नहीं हो सकता। सो बाहर से बहुत तेजी से पानी जाएगा उसके अंदर। अब बाहर से बहुत तेजी से पानी जाएगा तो पहले तो उस अमीबा का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन साइज बढ़ने के बाद ध्यान रहे फटेगा नहीं, क्योंकि पानी जाते जाते वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैसिड मेम्ब्रेन है, वो फैलेगा। और एक समय ऐसा आएगा, एक फेज आएगा जब अंदर का प्रोटोप्लाज्म और बाहर का पानी दोनों आइसोटोनिक हो जाएगा, फिर इक्वल एक्सचेंज होने लगेगा। सो इफ marine protozoans or marine amoeba is placed into fresh water, then they will first grow or increase in size due to endoosmosis and then becomes stagnant. अब आइए हम लोग प्रोटोजोआ के अगले कैरेक्टर पर बात करते हैं।
और अगला कैरेक्टर ये देखते हैं कि ये प्रोटोजोन्स चलते कैसे हैं, यानी लोकोमोशन। हम बात करते हैं लोकोमोशन। तो स्टूडेंट्स, लोकोमोशन के लिए प्रोटोजोन्स में या तो स्यूडोपोडिया बनता है, स्यूडोपोडिया जैसे अमीबा में बनता है, फॉल्स लेग मतलब कि इधर भी जिधर चलना होता है उधर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलोंगेट करता है, उसे कहते हैं स्यूडोपोडिया बना। तो ये हो लोकोमोशन हो सकता है बाई स्यूडोपोडिया, या बहुत सारे प्रोटोजोन्स में लंबे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। कुछ प्रोटोजोन्स में फाइन हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी सरफेस पे, जैसे पैरामीशियम में, तो हम उसे कहते हैं सीलिया। लेकिन बहुत सारे जो प्रोटोजोन्स हैं जो हमारे अंदर भी हैं, पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, आ जाते हैं तो हमारे को बीमारी कर देते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। बहुत सारे इंसेक्ट्स में भी होते हैं। तो ऐसे भी कुछ पैरासाइट्स हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब जिनमें लोकोमोशन नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं लोकोमोशन के बाद इनमें इरिटेबिलिटी की। हम लोग पहले भी लिविंग बींग्स के कैरेक्टर में बात कर चुके थे कि लिविंग का फीचर है इरिटेबिलिटी, कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता, दैट इज रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जिसको हम लोग टैक्सिस भी कहते हैं। अब रेस्पॉन्ड हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि साहब स्टिमुलस के लिए जो ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमारे को कोई चीज सॉफ्ट लगता है, अच्छा लगता है टच करने में, तो हम उसको टच करना चाहते हैं, दैट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और कोई अगर सुई चुभ जाएगा तो हाथ हट जाएंगे वहां से, यह नेगेटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन टच के लिए रिस्पॉन्स तो किया ना, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। सो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे अमीबा। आइए अब बात करते हैं अगली कैरेक्टर, और यह है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मीन्स संवेदनशीलता, जिस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यह संवेदनशीलता लिविंग बीइंग का क्या कैरेक्टर है, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इसे अपन कहते हैं टैक्सिस भी। और अगर हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी टैक्सिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो रिस्पॉन्स कोई लिविंग बीइंग दो तरह का करता है। जैसे टच के लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो कोई सॉफ्ट चीज हाथ से टच करता है, हमारा हाथ थोड़ा और टच करने की कोशिश करता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई कोनिकल, कोई पॉइंटेड, कोई सुई चुभ जाए तो टच करते ही हटा लेते हैं। सो अगर स्टिमुलस के लिए हमने सॉफ्ट सहलाने लगे हैं तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और हटा लिए तो ये निगेटिव रिस्पॉन्स है। सो टैक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अमीबा है वो शेडेड एरिया में रहना चाहता है जहां डीम लाइट हो। अब अगर सूर्य की तेज किरण वहां पड़ती है, इंटेंस लाइट आप वहां दिखाते हैं, तो वहां से दूर भागेगा। यानी वो उसके लिए इंटेंस लाइट के लिए क्या किया, नेगेटिव टैक्सिस, नेगेटिव रिस्पॉन्स। और जहां उसको शेडेड रीजन मिलेगा वहां वो रहना पसंद करेगा, यानी उसके लिए उसका पॉजिटिव टैक्सिस है। फूड पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो ये फूड के लिए यानी टच के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर हार्ड एंड पॉइंटेड पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में आएगा, वहां से स्यूडोपोडिया विथड्रॉ कर लेगा, यानी वो उसके लिए क्या कर रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। सो टैक्सिस दो तरह के हो सकते हैं, आइदर भी पॉजिटिव और निगेटिव। अब अपन बात करते हैं आगे कि प्रोटोजोन्स में
रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो मेथड तो अपन जानते ही हैं। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने कहा था कि देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूं तो कहते हैं जिसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या सेक्स की बात करनी है। यहां जो बेसिक मतलब होता है, जो एक्चुअल मतलब होता है, वो दो गैमेट के फ्यूजन, और उससे भी ज्यादा अगर और थोड़ा बारीकी से सोचे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो डिफरेंट बॉडी या न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होकर अगर प्रोजेनी में जाता है तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर सिंगल बॉडी या सिंगल सेल का, सिंगल न्यूक्लियस का डीएनए अगली जनरेशन को डेवलप करता है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई मेथड होते हैं, जैसे फीजन होता है। फीजन का मतलब जब एक पेरेंट बॉडी खुद से टूटे, किसी बाहरी फैक्टर से, किसी बाहरी फिजिकल फैक्टर के वजह से नहीं, खुद के रेगुलेशन से, तब हम उसे कहते हैं कि ये फीजन कर रहा है। मींस एक स्टेज आने के बाद वो खुद से स्मॉलर पीसेस में टूट जाए और हर पीस एक नया इंडिविजुअल में डेवलप कर जाए, तो हम अपन इसे कहते हैं कि ये फीजन हो रहा है। लेकिन अगर कोई पेरेंट बॉडी किसी फिजिकल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से, आइदर वाटर करंट या किसी दूसरे एनिमल के प्रेशर से, किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में टूट जाए और हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाए, तो अपन उसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन हुआ। यानी फ्यूजन में बॉडी खुद ब खुद टूटता है स्मॉलर पीसेस में, जबकि फ्रेगमेंटेशन में बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से टूटता है। तो अगर फ्यूजन में कोई पेरेंट बॉडी एक बार में दो पीसेस में ब्रेक करे और हर पीस एक नया इंडिविजुअल बन जाए, तो एक बार में एक पेरेंट बॉडी से दो डेवलप हो जाएंगे। तो इसे अपन कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन। अब जैसे हम अमीबा को जानते हैं, एक अमीबा जब अपने नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अमीबा अपने फेवरेबल कंडीशन में, याद रहे, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है, खाता पीता जीता है, ग्रो करता है, और एक स्टेज आने के बाद दो पार्ट में टूट जाता है और हर पार्ट एक नया अमीबा बन जाता है। फिर वो यंग अमीबा फिर ग्रो करता है, एक समय बाद वो टूट जाता है। यानी बूढ़ा अमीबा कोई बचता ही नहीं है। और जब अमीबा बूढ़ा ही नहीं होता, क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग स्टेज होता है वो तो जवान स्टेज है, तो जब बूढ़ा ही नहीं होता उसकी मौत नहीं होती, तो नेचुरली एक अमीबा ग्रो करता है बाइनरी फ्यूजन से, दो यंग अमीबी में ब्रेक कर डेवलप हो जाता है, फिर वो 2 से 4 ऐसे हो जाता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि अमीबा एक इमोर्टल एनिमल है, अमीबा एक अमर प्राणी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अमीबा में इमोर्टलिटी, अमीबा में अमरत्व किस वजह से, ऐसा कौन सा गुण है जिसने अमीबा को इमोर्टल बना दिया, तो हमारा जवाब होगा बाइनरी फ्यूजन। और स्टूडेंट याद रहे, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है, लेकिन जब अमीबा एडवर्स कंडीशन में आ जाता है, कभी कभी नदी में तालाब सूख जाते हैं, तो वहां पर सर्वाइवल के लिए, उस अनफेवरेबल कंडीशन को पार करने के लिए, पेरिनेशन के लिए, उसमें बाहर से सिस्ट वॉल बन जाता है और सिस्ट वॉल बन के उसको वो ड्राई कंडीशन से प्रोटेक्ट रखता है। लेकिन उतना से वो बच नहीं सकता,
फिर उसके न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करते हैं, बार बार माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देते हैं, और फिर हर न्यूक्लियस के हिस्से में कुछ कुछ साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। अब उस सिस्ट वॉल के अंदर, सिस्ट वॉल के बनने को कहते हैं एनसिस्टमेंट, तो उसके अंदर बहुत सारे यंग अमीबी बन के रेडी है, और वो ड्राई कंडीशन को, वो उस एडवर्स कंडीशन को, अनफेवरेबल कंडीशन को पार करते हैं, वो वेट करते रहते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो सिस्ट वॉल फटता है और वो यंग अमीबी डिस्पर्स होते हैं और नए बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन को पार करने के लिए अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन करने का एडेप्टेशन है। यानी मल्टीपल फ्यूजन जो अमीबा में होता है, जो अमीबा में सिस्ट वॉल बनता है, उससे अनफेवरेबल कंडीशन को भी वो क्रॉस कर जाता है, उसका डिस्पर्सल भी होता है, और उसका मल्टीपल फ्यूजन यानी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सो फ्यूजन बाइनरी भी होता है और मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। इसके अलावा हमने कहा था, अभी चर्चा हुई थी, फ्रैगमेंटेशन, या एनिमल के केस में इसी को हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं, ये भी होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड प्लाज्मोटोमी भी होता है, जो आगे हम लोग ये सारे मेथड डिटेल से डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन टॉपिक में। इसमें स्पोर लाइक बॉडी भी बनते हैं, यानी स्पोर्स या स्पोरोजोइट्स फॉर्मेशन, जिसके लिए अपन एक टर्म रखते हैं स्पोरुलेशन। स्टूडेंट्स, ये सारे अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। अमीबा में नहीं, मीन्स प्रोटोजोन्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूनिसेलुलर बॉडी है, तो जाहिर सी बात है इसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो डीएनए है, उसके वजह से कोई न्यूक्लियस ही गैमिट का फॉर्म लेता होगा, गैमिट जैसा बिहेव करता हो, फिर दो बॉडी फ्यूजन भी होता है, कंजुगेशन होता है, और एक का डीएनए दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है। तो जिसका डीएनए डोनेट होता है वो उसको हम मेल या पॉजिटिव स्ट्रेन कहते हैं, और जिसके अंदर जाता है वो फीमेल या नेगेटिव स्ट्रेन है, और दोनों का डीएनए कंबाइन होता है, इसलिए हम कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोन्स में होता है, उसका मेन वजह ये इसलिए कहते हैं कि हम उसमें दो प्रोटोजोन्स के डीएनए कंबाइन होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस के थ्रू हो, डायरेक्ट कंजुगेशन से हो, लेकिन डीएनए दो प्रोटोजोन्स का कंबाइन होगा, तब अपन उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड फ्रेंड्स, हमने कहा कि अनफेवरेबल कंडीशन के लिए बहुत सारे प्रोटोजोन्स में सिस्ट वॉल बनाने की जरूरत है, जैसे को हम लोग कहते हैं एनसिस्टमेंट। तो उसमें सिस्ट वॉल बनता है, और सिस्ट वॉल किस लिए बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए। अमीबा में तो इसी वजह से डिस्पर्सल भी होता है और मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। तो ये प्रोटोजोन्स है। अब हम थोड़ा ये जाने कि प्रोटोजोन्स कितने तरह के हैं। बेसिकली उनको हम कितने कैटेगरी में पहचान सकते हैं, कितने कैटेगरी में रख के उसे हम जान सकते हैं। हम डिटेल क्लासिफिकेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ प्रोटोजोन्स को जानने के लिए, ताकि उसके बारे में कुछ और समझ में आ जाए, कुछ और ज्यादा समझ लें, इसके लिए हम प्रोटोजोन्स को कैटेगराइजेशन जरूर करते हैं, और हम देखते हैं ये प्रोटोजोन्स को हम कितने कैटेगरीज में रखते हैं।
प्रोटोजोन्स को कैटेगराइज करने का जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जिस बेसिस पर हम इसे इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं या यूं कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम लेते हैं मोड ऑफ लोकोमोशन इनमें और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोटोजोन्स कुछ ऐसे हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया बनता है। स्यूडोपोडिया के बनने के वजह से प्रोटोजोन्स का शेप इरेगुलर होता है, और इरेगुलर शेप का कॉमन एग्जांपल अमीबा है, तो अपन उसे अमीबॉइड शेप कह देते हैं। सो अपन उसे कह सकते हैं ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनमें लोकोमोशन होता है बाय स्यूडोपोडिया। स्टूडेंट्स, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल्स के सेल के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं सिनसीशियल, और अगर प्लांट सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है तो उसे हम कहते हैं सिनोसाइट। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा अमीबा, जिसे हम कहते हैं पूरा अमीबा प्रोटियस। फ्री लिविंग है ये। एंटामीबा, एंटामीबा की कई स्पीसीज हैं, जिसमें हम एक कॉमन स्पीसीज जानते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये कॉज करता है अमीबासिस, अमीबिक डिसेंट्री। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, मींस ये सिर्फ और सिर्फ इंसान में ही रहता है और इंसान से इंसान में ही आता है, यानी इंसान से इंसान के बीच पहुंचने के लिए कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है इसका। ये इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल के साथ, उसके फेसेस के साथ बाहर आता है, और डिफरेंट वेक्टर जैसे हाउस फ्लाई, वो गंदगी पर बैठती है, फिर खाने पीने की चीजों पर बैठती है, तो उसके थ्रू ये खाने पीने की चीजों को कंटामिनेट करता है, और उस कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक से ये इंसान में आ जाता है। गर्मी में इसका ये वेक्टर हाउस फ्लाई सबसे कॉमन फिजिकल कैरियर है, उसका ब्रीडिंग सीजन है, इसलिए गर्मियों में एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन ज्यादा मिलता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका हम इंसानों के अंदर जिस स्टेज में आता है उस समय उसमें 4 न्यूक्लियस होता है और वो सिस्ट वॉल से कवर्ड रहता है। उस स्टेज को अपन टेट्रा न्यूक्लिएटेड या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्टिक स्टेज कहते हैं। जब वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्टिक स्टेज इंसान के शरीर में जाता है, सिस्ट वॉल ब्रेक करता है, वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्टिक स्टेज रिलीज हो जाता है बाहर एक, और प्रत्येक टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्टिक स्टेज का न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करता है, यानी टोटल 8 न्यूक्लियाई बन गए, 4 से 8। अब 8 न्यूक्लियाई बन गए तो हर न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और तब उस एक टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्टिक स्टेज जो गया था उससे रिलीज तो एक एंटामीबा हुआ, लेकिन उस एक एंटामीबा से यंग एंटामीबा हमारे इंटेस्टाइन में 8 प्रोड्यूस होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जब प्रोड्यूस होते हैं तब शुरुआत में तो ये
हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में मौजूद डेड बैक्टीरिया, डेब्रिस मटेरियल को खाते हैं, उस समय तो इसका स्टेज माइन्यूटा स्टेज होता है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद एक स्टेज आता है जब ये हमारे इंटेस्टिनल टिश्यूज को डैमेज करना शुरू करता है और हमारे आंत में घाव करना शुरू करता है, इंटेस्टिनल अल्सर करना शुरू करता है, खास तौर पर लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन के रीजन में। और वैसे कंडीशन को हम, उसका जो स्टेज है उसे हम ट्रोफोजोइट कहते हैं, और ऐसे कंडीशन में हमारे को अमीबायसिस शुरू होता है, पेट में मोमोरिसा दर्द यानी कोलिक पेन, लूज मोशन और फेकल मैटर के साथ म्यूकस और ब्लड आने शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। ऐसे ही होती है एंटमीबा कोलाई। ये एंटमीबा कोलाई नॉन पैथोजेनिक है, यानी ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता, ये हमारे इंटेस्टीन में डेब्रिस मटेरियल्स को, डेड बैक्टीरिया को खाता है। लेकिन एक है एंटमीबा जिंजीवैलिस। ये एंटमीबा जिंजीवैलिस हमारे मसूड़े के टिश्यूज को डैमेज करता है, मसूड़े में अल्सर करता है, और इसके वजह से यहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ को यह प्रमोट करता है और इससे इंसानों में पायरिया नाम की शिकायत होती है, डिजीज होती है। सो ये एंटमीबा, इसके एक एग्जांपल मैं दूसरा के लिए बात कर दूं, जायंट अमीबा। जायंट अमीबा जिसको हम कहते हैं पीलोमाइक्सा। ये जायंट अमीबा, अमीबा में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट ये जो अमीबा प्रोटियस है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, जबकि ये जायंट अमीबा है तो फ्री लिविंग पर ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, अर्थात सिंथेसियल है। ये सिंथेसियल है। अब आइए अपन बात करते हैं प्रोटोजोन्स के दूसरे कैटेगरीज की। दूसरा कैटेगरी है जिसमें लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू होता है, तो उसे अपन कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, या इसको कहते हैं मैस्टिगोफोर्स। मैस्टिगोफोर्स, जबकि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स को कहते हैं सार्कोडिन्स। यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन थ्रू फ्लैजिला, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल जो प्लांट्स और एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक है, जिसे हम सभी जानते हैं, वो कौन है? यूग्लिना। मिक्सोट्रॉफ है, अभी कुछ देर पहले बात हुई थी। आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, लिस्मानिया। लिस्मानिया में हम दो कॉमन सी स्पीसीज की बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। एक लिस्मानिया डोनोवेनी, ये लिस्मानिया डोनोवेनी दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इसका प्राइमरी होस्ट, इसका डेफिनेटिव होस्ट हम इंसान हैं, और ये हमारे अंदर कालाजार नाम का डिजीज करता है, जबकि इसका दूसरा होस्ट सैंड फ्लाई है, जिसे हम साइंटिफिक नाम बोलते हैं फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपिस। तो ये सैंड फ्लाई के काटने से हमारे अंदर आता है और हम इंसानों में
कौन सा डिजीज करता है? कालाजार। दूसरा इसकी एक स्पीसीज है लिस्मेनिया ट्रोपिका। लिस्मेनिया ट्रोपिका से ओरिएंटल शोर नाम की डिजीज होती है। तो ये जो लिस्मेनिया है, इधर लिस्मेनिया डोनोवेनी और लिस्मेनिया ट्रोपिका, इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, इसलिए हम मैस्टिगोफोर्स कह रहे हैं या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तीसरी एग्जांपल की बात करें तो तीसरी एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये भी एक डाइजेनेटिक प्रोटोजोन पैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट हम इंसान हैं और सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई है, जिसे हम साइंटिफिकली सीसी फ्लाई को ग्लोसिना पल्पैलिस कहते हैं। ग्लोसिना पल्पैलिस। और इससे शुरुआत में तो हमारे को फीवर होता है और पेशेंट को शुरू में फीवर, जिसको गैम्बियन फीवर कहते हैं, वो फीवर होते होते एक फीवर बढ़ता जाता है और एक समय ये पहुंच जाता है हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेनिंजेस में और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए इस डिजीज को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वैसे प्रोटोजोन्स के जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, एक में तो हो गया स्यूडोपोडिया, दूसरे में हो गया फ्लैजिला। अब आइए हम बात करें तीसरे की। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन के लिए लोकोमोशन थ्रू सीलिया, ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बॉडी के सरफेस पर। और ये सीलिया सिर्फ लोकोमोशन में ही नहीं हेल्प करते, बल्कि कुछ एनिमल जैसे पैरामीशियम में उसमें माउथ जैसी ओपनिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फायरिंग्स में खुलती है, वैसा उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड वैक्यूल बन के उसमें फूड चले आते हैं, फिर वो डिटैच होता है, साइटोप्लाज्म में डाइजेशन होता है। तो ये जो फीडिंग है, जैसे हम फिल्टर फीडिंग कहते हैं, उसमें भी ये सीलिया इसका हेल्प करता है। तैरने में तो हेल्प करता ही है। सो इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो एक पारामीशियम है। स्टूडेंट, पारामीशियम का जो शेप होता है वो स्लीपर, चप्पल के जैसा होता है, इसलिए इसे अपन स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। ये फ्री लिविंग है और इसकी एक और खासियत है। खासियत ये कि इसमें पारामीशियम में दो न्यूक्लियाई हैं। एक न्यूक्लियस छोटी होती है जिसे अपन माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और ये माइक्रो न्यूक्लियस इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। जबकि दूसरी न्यूक्लियस इसमें साइज में बड़ी होती है जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, मेगा न्यूक्लियस कहते हैं। और वो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस पैरामीशियम के बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के अलावे उन सब को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए अपन उसको न्यूट्रिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैरामीशियम है ये डाइकैरियोटिक है, यानी दो न्यूक्लियस वाला है, और न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का, डाई मतलब दो, मॉर्फिक स्ट्रक्चर वाला, दो स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस वाला है। मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। आइए एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं, वो है बैलेंटिडियम।
बेलेंटिडियम, जिससे होती है बेलेंटिडिएसिस। बेलेंटिडिएसिस ये एक तरह का डिजीज है हमारा। ये बेलेंटिडियम हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और ये भी हमारे को लूज मोशन करता है, पेट में दर्द करता है, उल्टी सा एहसास होता है। तो ये पैथोजेनिक है, जबकि ये पैरामीशियम फ्री लिविंग है। अब हम चौथे कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी जो पैरासाइट है। और फोर्थ कैटेगरी हमारा है ये स्पोरोजोन्स। स्टूडेंट्स, स्पोरोजोन्स कैटेगरी में वैसे प्रोटोजोन्स को रखते हैं जो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मीन्स इसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये पैरासाइट्स हैं, टोटली के सब टोटली ये पैरासाइट्स हैं, चाहे हम में हो या किसी और एनिमल्स में। और सबसे खासियत यह है कि इनमें जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है वो स्पोर लाइक स्टेज बनता है, जिसको स्पोर कहते हैं या किसी में स्पोरोजोइट्स कहते हैं। ये स्पोर या स्पोरोजोइट्स, ये इसका इन्फेक्शियस स्टेज है। आइए हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके कॉमन से एग्जाम्पल एक तो हम सभी जानते हैं, वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है। यह प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक में दो होस्ट, प्राइमरी होस्ट हम इंसान हैं, सेकेंडरी होस्ट यानी इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि वेक्टर होस्ट यानी कि इंडेफिनिटिव होस्ट। यह है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम के कई एक स्पीसीज हैं, जिसमें सबसे कॉमन स्पीसीज है, जिससे सबसे कॉमन टाइप का मलेरिया होता है, वह है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इससे होता है टर्सियन मलेरिया। ये मलेरिया सबसे कॉमन है, जिसमें फीवर 48 आवर्स पर रिपीट करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सेरिब्रल मलेरिया या इसको कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, यह सबसे डेंजरस है। प्लाज्मोडियम मैलेरी सबसे खतरनाक मलेरिया है, सबसे जानलेवा। प्लाज्मोडियम मैलेरी जिससे होता है क्वार्टन मलेरिया। ये जानलेवा नहीं है। और प्लाज्मोडियम ओवेल जिससे होने वाला मलेरिया को कहते हैं सब टर्सियन मलेरिया। स्टूडेंट्स, ये दोनों माइल्ड फॉर्म मलेरिया का है। आइए हम
दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, बेबेसिया। ये बेबेसिया कैटल्स में एक फीवर कॉज करता है जिसे कहते हैं अपन टेक्सास कैटल्स फीवर। एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं, इसका नाम है सेरेटो माइग्जा। एक एग्जाम्पल है नोसेमा। स्टूडेंट्स, ये सेरेटोमाइग्जा और नोसेमा ये पैरासाइट है इंसेक्ट में, इन इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स का पैरासाइट है। तो इस तरह से हम प्रोटोजोन्स को कैटेगरी में देखते हैं और इस तरह से अलग अलग रूप में प्रोटोजोन्स की अपन पहचान करते हैं। तो ये बात है हमारे प्रोटोजोन्स की, और इन सारे कैरेक्टर के जानने के बाद हम प्रोटोजोन्स से रिलेटेड सवाल आसानी से और ज्यादा सही बना सकते हैं।